हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू यूपी अड्डा 24/7 गाइस। आप जल्दी से सेशन के अंदर आ जाएंगे और सेशन को एक बारी शेयर भी कर देंगे। बेसिकली क्या था ना, आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों का यूपी लेखपाल, आप सभी फिलहाल इस एग्जाम को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, तो हल्के में मत लेना गाइस। एकदम से फटाक से आप लोगों के जो वैकेंसीज है वे आएंगी और फिर एकदम से मतलब जैसे कि अभी यूपीएसआई का पेपर हो रहा है ना, वैसे आप सभी का पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, एक बारी सभी के सभी स्टूडेंट्स मिलकर सेशन को शेयर कर देंगे। हम कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के अंदर, यानी कि कोई भी एग्जाम के अंदर आए हो, वो आप लोगों के हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। ये बात आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि ये बेसिकली यूपी लेखपाल के एग्जाम के अंदर आए थे, ये बेसिकली यूपीएसआई के एग्जाम के पेपर के अंदर आए थे। तो आप लोगों को ये सोच के तैयारी करवाई जाती है कि हाँ, ये प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम के अंदर आया था, तो पूर्ण संभावना है आने वाले एग्जाम्स के अंदर वापस से ये प्रश्न देखने के लिए मिले। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको अगर प्रीवियस ईयर का सेट मिलता है तो उसको आप लगाया जरूर कीजिए, उसको हल्के में जाने मत दिया कीजिए कि हाँ, अगर अभी हम छोड़ देंगे तो बाद में हमें तकलीफ होगी। प्रीवियस ईयर जहां से मिले लपेट दो, मैं तो आप लोगों से यही हमेशा बोलती हूँ और मैं आप सभी को हमेशा प्रीवियस ईयर ही करवाती हुई आती हूँ। आज आप लोगों के लिए सेशन लगाया गया था उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए। जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आप रेडी हैं? राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से। क्लियर है? तो रात के बज चुके हैं गाइज 10, है ना। मैं जस्ट आई ही हूँ अपने घर पे, मैंने कहा पहले मैं सेशन ले लूँ, है ना, क्योंकि सुबह का ये सेशन लगा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो पहले सेशन लेना ज़्यादा जरूरी था, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे, है ना। खाना वाना खाएंगे, देखेंगे। तो आप गाइस जल्दी से आ जाइए सेशन में। छोटा सा ही सेशन रहेगा, बड़ा कोई सेशन रहने वाला नहीं है कि मैं आप लोगों का 1 घंटा लूँ। तो आप लोगों के लिए अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ गाइस, क्या ये आप सभी के लिए यूपी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, या फिर आप बात कर सकते हो यूपी लेखपाल के लिए बैच आ चुका है। ये बैच आप सभी को क्या बता रहा है कि इसकी तैयारी आप सभी करें। ये रही मैं, और आप सभी को यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक जीके जो है वे पढ़ाने वाली हूँ। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बात सुन लीजिएगा गाइस। आप लोगों का 25 से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को पूर्णतः थ्योरी पोर्शन जो है मेरे द्वारा करवाया जाएगा। क्लियर है गाइस? तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और उससे पहले आप सभी के लिए क्या, ये जो कोर्स मैंने आप सभी को दिखाया है, अगर आप मेरा कोड लगाते हो Y299 तो आप सभी को क्या मिलता है, 77% के डिस्काउंट के साथ आप सभी को ये कोर्स जो है वो सस्ते में मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? अच्छा, यहाँ पे चलते हैं गाइस। ये कोर्स आप लोगों का ये रहा। बाकी आप लोगों के लिए यूपी का महापैक भी अवेलेबल है, ये बाद में जानते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए ही सेशन आप सभी का लगाया गया है। बात करें, एम्स्टर्डम इज अ कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। साफ बोल रहा है कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि इसकी करेंसी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, जबकि इसकी मुद्रा डैश है। क्या है गाइस? यूरो है, डॉलर है, फ्रैंक है, फ्रांस है, फ्रैंक बोल सकते हैं, या फिर पेसो है। क्या इसकी मुद्रा हो जाती है? स्टूडेंट्स आंसर देंगे आप सभी। जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, जय श्री कृष्ण है। तो गाइस, आंसर देने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि हाँ, क्या हो सकती है इसकी क्या मुद्रा, बताइएगा। थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। इस अगर मैं आप लोगों से बात करूं एम्स्टर्डम की, एम्स्टर्डम को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम क्या होता है आप लोगों का? हॉलैंड। क्या है गाइज? हॉलैंड इसका क्या हो जाता है? अदर नेम हो जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? अन्य नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य नाम इसका यह हो जाता है। ये बात आप सभी क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। और अगर मैं बात करूं गाइज 17वीं शताब्दी के करीबन, यानी कि 17th सेंचुरी जब चल रही थी, तो इसके स्वर्ण काल में ही, है इसी के 17वीं शताब्दी के स्वर्ण काल में ही एम्स्टर्डम का बहुत बड़ा नाम था। क्यों नाम था गाइस? ये एक हब था। किस चीज का? एक तो फाइनेंस का और ट्रेडिंग का, है ना। किसका? फाइनेंस का और ट्रेडिंग का। क्या हो जाता है? आप सभी का बहुत बड़ा हब हो जाता है। डॉलर अगर मैं बात करूं, मोटी मोटी यूएस होगी। सुबह मैंने आप लोगों को दोपहर में, शाम में सेशन करवाया था। नीदरलैंड आप लोगों का ये हो गया, आप लोगों का न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की क्या हो जाती है? डॉलर ही मुद्रा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं पेसो, मैंने आप सभी को सुबह भी करवाई थी, चिली और क्यूबा। अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों की यूरो, तो किसकी जाएगी गाइस? जर्मनी की।
ठीक है, स्पेन की, आप लोगों की इटली की, और साथ ही साथ आप लोगों की नीदरलैंड की भी करेंसी हो जाती है यूरो। क्लियर है गाइस? हाँ, यूरो इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोला था मैंने 10 बजे सेशन लगेगा, पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, है ना? मोटी मोटा ये क्या था? क्लियर है? हाँ, अच्छा, मोटी मोटी बात कह रहे हो, हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा गाइस? यूरो इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात कर रहे हैं आप लोगों से, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि ये राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क जो है, वे किधर आ जाता है? राष्ट्रीय उद्यान असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर लद्दाख में? स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जब जम्मू कश्मीर अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे, तभी ये यूनियन टेरिटरी कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर चला गया था, यानी कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चला गया था? यहाँ पे बहुत ही फेमस एनिमल जो है मिलता है, जिसका नाम है हिम तेंदुआ, जिसको हम इंग्लिश में स्नो लेपर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करीबन बहुत बार करवा चुकी हूँ। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को करवाना मेरा फर्ज बन जाता है। ठीक है, लद्दाख बिल्कुल सही गाइस। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर ये आप लोगों का हेमिस नेशनल पार्क आ जाता है। और ये कैसे हुआ था गाइस? आप सभी को पता है बिल्कुल, हमारा क्या है, नॉर्थ का राज्य यानी कि उत्तर का राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर। पहले क्या था? एक राज्य था। इस राज्य को 2 अन्य भागों में विभाजित कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, मतलब इस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा किसको? लद्दाख को। यहाँ पे कौन सा एनिमल जो है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस है? तो एनिमल की अगर मैं बात करूं, स्नो लेपर्ड। कौन सा? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को मैं क्या बोलती हूँ गाइस? हिम तेंदुए के नाम से भी जानती हूँ। और आप सभी को भी बहुत अच्छे से पता है, लद्दाख का ये एक राजकीय बोल सकते हैं पशु हो जाता है। राजकीय तो नहीं बोलेंगे गाइस, बट फिर भी वहां का एक जो राज्य का एक पशु हो जाता है, राजकीय पशु, वैसे ही लद्दाख का ये पशु हो जाता है। क्लियर है गाइस? अभी नहीं आए हैं, आ जाएंगे तो आपको बताए जरूर जाएंगे। क्लियर है गाइस? अगर मैं बात करूं, अगती हवाई अड्डा भारत के किस भाग के अंदर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, गोवा के अंदर, या फिर अंडमान और निकोबार के अंदर? एक तो आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट का दे दिया, एक आप लोगों को आइलैंड दे दिया। ठीक है, 2 राज्य आप लोगों को दे दिए, साथ ही साथ आप लोगों को 2 ही यूनियन टेरिटरी यानी कि 2 ही केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। तो ये जो एयरपोर्ट है, ये जो हवाई अड्डा है, ये कहां पर स्थित है गाइज? आप सभी मुझे आंसर देंगे, बताइएगा। बताइए स्टूडेंट्स, कहां पर ये स्थित है? ठीक है। हम्म गोवा आप लोग आंसर दे रहे हो। तुक्का मत मारो शिवा, मैंने आपको सुबह दोपहर में भी समझाया था, अगर आप तुक्का मारते हो तो आप अपना नुकसान करते हो, क्योंकि आपको फिर याद नहीं रहता। एक बार सुन लो कि कहां पर है, तो आपको बेशक याद हो जाएगा कि कहां पर है। देखो, गोवा के अंदर तो नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये है कहां पर गाइस आप सभी का? ये आ जाता है, मैंने आप लोगों को कल एक लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था, अगर आपको याद हो। सुबह वाली क्लास भी लिया करो स्टूडेंट्स, आप सभी की वो क्लास होती है कौन सी? 1 लाइनर। उसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को है उस क्लास के अंदर। अगर आप सुबह 11 बजे मेरे साथ एक क्लास में आओगे, तो आप अगली क्लास में जरूर आओगे। और शाम 6 बजे आप लोगों की एज यूजुअल स्टैटिक की क्लास होती ही है। तो अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप के अंदर, ये क्या आ जाता है आप लोगों का? एयरपोर्ट आ जाता है। करीबन करीबन ये बनाया कब गया था गाइस? ये 19 आप लोगों का 87 से लेके 88 में इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, इसको बनाना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया गया। और ये लक्षद्वीप के बिल्कुल साउदर्न वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है, बिल्कुल दक्षिणी पश्चिम पार्ट पर ये आ जाता है। अगर मैं लिख दूं कहाँ पे? बिल्कुल दक्षिण में, या फिर बिल्कुल साउथ के अंदर, या फिर साउदर्न पार्ट के अंदर यह एयरपोर्ट आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? हेलो, चलिए। ओके गगनदीप सर, थैंक यू सो मच, यू मस्ट बी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। JSCA जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, देखो क्रिकेट स्टेडियम आप लोगों के बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्र जो आप लोगों का क्रिकेट का स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोदी स्टेडियम कर दिया गया है ना? नरेंद्र मोदी कर दिया। तो वो कहां पर है? आप पहले मुझे ये भी बताओगे। जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया का सबसे और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है वो। साथ ही अगर मैं बात करूं, JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर JSCA राष्ट्र जो आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वे कौन से राज्य के अंदर आ जाता है? हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर झारखंड? बताइएगा गाइस। हम्म हम्म
चलिए, आप आंसर दे रहे झारखंड। अच्छा, सुबह वाले क्वेश्चन से यानी कि 6 बजे वाले क्वेश्चन की झारखंड से पेट नहीं भरा है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो उस समय झारखंड के रिलेटेड थे, यानी कि झारखंड से रिलेटेड थे, है ना, स्टेट से रिलेटेड। तो यह भी गाइस बिल्कुल सही आप सभी आंसर दे रहे हो। JSCA जो आप लोगों का क्या है क्रिकेट स्टेडियम है, वे झारखंड के अंदर ही आता है। और ये नॉर्मली लोकली किस लैंग्वेज में जाना जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो क्या लिख दोगे, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से भी यह जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। इसको एस्टेब्लिश्ड, इसका गठन कब किया गया? सन 2010 के अंदर इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ये बात आप सभी ध्यान रखोगे। और इसकी कैपेसिटी की बात करूं कि भैया एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, तो यहां पर कितनी कैपेसिटी है? करीबन करीबन 50,000 लोग एक समय पर यहाँ पे क्या आ सकते हैं। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? अच्छा, ये थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं, JS झारखंड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगाना बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात कर रहे हैं आप लोगों से, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग बताएंगे गाइस कौन सी नदी पर ये जो डैम है वे बना हुआ है। साबरमती पर, माही पर, चंबल पर, या फिर आपका आपका बानस पर? कौन सी नदी के ऊपर बेसिकली क्या ये जो राणा प्रताप सागर डैम है वे बनाया गया है? आंसर देंगे 50,000। बिल्कुल सही अंसारी जी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आप। बताइएगा गाइस अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अगर मैं बात करूं ये कौन सी नदी पर है, जिस नदी पे बहुत सारे डैम्स वगैरह भी बने हुए हैं ऑलरेडी। इसकी हाइट की भी बात करेंगे, पहले ये बात करेंगे किस नदी पर है ये। तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ डैम हो जाता है, बांध हो जाता है। एक ग्रेविटी डैम है स्टूडेंट्स, इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा, सिंचाई वगैरह के लिए, फसलों के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक डैम हो जाता है। और अगर मैं बात करूं फीट में, तो 177 फीट ऊंचाई है इसकी, क्या है, हाइट हो जाती है। यानी कि इतनी ऊंचाई पर ये क्या जो डैम है वे बना हुआ है। क्लियर आप सभी को? अच्छा, एक बात और अगर मैं बात कर देती हूँ, यहाँ पे कहाँ बना है? राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर बना। और मेन अगर पोजीशन की बात करूं तो रावत भाटा पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है गाइस? रावत भाटा पे ये बना हुआ डैम हो जाता है। ठीक है, यहीं पर गाइस अगर मैं बात करूं कौन सा डैम और बना हुआ है इसी नदी पर, चंबल नदी पर, तो जवाहर सागर। ठीक है, गांधी आप लोगों का क्या हो जाता है, गांधी सागर डैम भी इसी नदी पर बना है। कौन कौन से? एक तो आपका गांधी सागर डैम, ठीक है, और आप लोगों का जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम। ये दो अन्य जो डैम है इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल लो, बिल्कुल लीजिए। ARO के लिए सलीम खान, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सुबह वाली क्लास लीजिए मेरी 11 बजे और 6 बजे वाली भी, जो आप लोगों की ARO और RO में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आप आइए क्लास के अंदर गाइस। स्टैटिक वे सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्जाम के अंदर आता है, और आप हर एक एग्जाम के लिए कोई भी क्लास में बैठ सकते हो, है ना, स्टैटिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो क्या है, कहाँ पर है ये जो आप लोगों का 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर किस राज्य के अंदर स्थित है? यानी कि ये पावर जो प्लांट है कौन से राज्य के अंदर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार के अंदर आ जाता है? बताइएगा। हाँ, चंबल नदी का उद्गम जो है वो आप लोगों का कहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ कहाँ पे होता है, आप लोगों का MP के अंदर, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया के अंदर होता है। ठीक है, बताइएगा इस आगे। जो आप लोग की चंबल नदी है स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे बहती है? सुबह भी 6 बजे वाली क्लास में बताया था मैंने आपको, बताया था यूपी के अंदर, MP के अंदर और राजस्थान के अंदर। यानी कि इन 3 स्टेट्स के अंदर क्या करती है चंबल नदी अपना फ्लो करती है, यानी कि बहती इन राज्यों के अंदर से ही है। तो अब आप मुझे आंसर दोगे स्टूडेंट्स, क्या ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है ये कौन से राज्य के अंदर आ जाता है? आप सभी आंसर दे रहे हो कि ये MP के अंदर है। बिल्कुल सही गाइस, ये कहा है मध्य प्रदेश के अंदर हो जाता है, जिसको आप बोलते हो मामा की नगरी।
बोल देते हो आप इसको, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यानी कि कौन से जिले के अंदर है, तो आप बोल दोगे रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है जो डैम है, सॉरी ये जो पावर सोलर पावर प्लांट है वे आप सभी का आ जाता है। जब इसको बनाया गया था ना गाइस, और ये कितने एरिया में बनाया गया, तो ये 6.4 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्या बना हुआ एक डैम हो, सॉरी पावर प्लांट जो है, पावर सोलर पावर प्लांट जो है वे हो जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर हो जाता है, जहां के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। क्लियर है गाइस? चलिए अभी मैं घर से ही क्लास ले रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बात कर रहे हैं आप लोगों से क्या, सालार जंग संग्रहालय भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है, यह किस शहर में स्थित है, तो आप सभी को बताना गाइस। इसके अंदर क्या है ना कि जापान से, ठीक है, और अगर मैं बात करूं बर्मा से, नेपाल से, पर्सिया से, इजिप्ट से, बहुत सारे यूनिक आइटम्स जिसको हम बोलते हैं यूनिक आप लोगों की चीजें, उनको लाकर यहाँ पर रखा गया। तो भारत में क्या है, आप लोगों के 3 जगहों पे है, तो निम्नलिखित में से 3 मतलब 3 ऐसे म्यूजियम में से एक है, तो ये कहां पर आ जाता है, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या फिर पटना, बताइएगा। हैदराबाद, बिल्कुल सही गाइस, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये आ जाता है। कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर क्या ये जो है आ जाता है। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप सभी को बता दूं, यानी कि ये कौन सी जगह पर है, तो आप बोलोगे दुर उल शिफा, कहाँ पे, दुर या फिर दर उल शिफा जगह पर आ जाता है ये। आप क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों से बात कर रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जो होती है, विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, वो कौन से संगठन द्वारा जारी की जाती है स्टूडेंट्स, आप सभी मुझे बता दोगे। और ये जो रिपोर्ट है ना, वर्ष में 2 बारी क्या की जाती है, जारी की जाती है। कब, वर्ष में, एक वर्ष के अंदर ही कब, 2 बारी, यानी कि ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बारी जारी की जाने वाली आप लोगों की रिपोर्ट हो जाती है। तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम या फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, या फिर एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर आप लोगों का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। बिल्कुल सही अंसारी जी। चलिए बताइएगा गाइस आगे। बताइए। थैंक यू सो मच पुलिस विनीत। गाइस बताइएगा आगे, आंसर दीजिएगा आगे, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। डी आप सभी बता रहे हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिल्कुल सही गाइस, IMF का गठन कब किया गया, आप सभी मुझे ये बताओगे। और वर्ष में 2 बार गाइस क्या करता है, रिपोर्ट को जारी करता है, ये आप सभी को पता ही है, तो बता भी दिया ऑलरेडी। अगर ना भी पता हो तो अगर मैं बात करूं गाइस, जो आप लोगों का आगामी वर्ष है ना, उसके लिए भी ये क्या कर देता है, एक क्राइटेरिया जो है वे सेट कर देता है। अगर मैं बात करूं 2022 और 2023 के लिए इसने क्या दर जो है वो जारी कर रखा है, तो 8.5%। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। और अगर मैं बात कर दूं IMF की, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके मेंबर कंट्री कितनी है गाइस, 190 कंट्री क्या है, इसकी मेंबर कंट्रीज हो जाती है, यानी कि सदस्य देश हो जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं इसका गठन कब किया गया, तो 27 दिसंबर 1975 के अंदर, कब, 27 दिसंबर 1975 के अंदर क्या किया गया गाइस, इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर आ जाता है गाइस, आप सभी का US के अंदर, यानी कि वॉशिंगटन DC के अंदर। कहां पे, वॉशिंगटन DC के अंदर क्या जाता है, इसका मुख्यालय गाइस आ जाता है। ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात आप लोगों की जो क्या हो जाती है ध्यान में रखने वाली, जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि इसके सदस्य देश जो है या फिर मेंबर कंट्रीज जो है वे कितनी जाती है, 190। 27 दिसंबर 1975 के अंदर इसका क्या होता है, गठन किया जाता है, वॉशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय। अब मुझे आप बता दोगे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD कौन हो जाती हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन हो जाती हैं, तो आप बोल दोगे गीता गोपीनाथ, जिन्होंने वापसी लेने के लिए क्या कर लिया है, अपना IMF के पद से, जो यहाँ पे थी इकोनॉमिस्ट पद पे, इन्होंने वापसी लेनी है इंडिया, ठीक है, एज एन लेक्चरर जो वहां पे थी पहले से ही। तो MD क्या हो जाएगी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। और अगर मैं चीफ इकोनॉमिस्ट की बात कर दूं तो क्या हो जाएंगे आप लोगों की, गीता गोपीनाथ। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया आप सभी को। 1975 ही है, आप एक बार गूगल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, 1975 ही है।
क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या बात कर रहा है, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर और विच ईयर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल कौन से दिन को बनाया जाता है। गाइस एक बात ये कि ये बनाया क्यों जाता है फॉरेस्ट के लिए, जागरूक बनाना लोगों को हर प्रकार के फॉरेस्ट से, यानी कि हर एक टाइप के फॉरेस्ट के लिए क्या बनाना है, इंसान को जागरूक बनाना, उसके बारे में बताना, इसके लिए बनाया जाता है। और ये सिंस 2012 से बनाया जा रहा है। ये बात आप सभी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे अपने कि कब से इसको, सिंस कब से बनाया जा रहा है इस दिवस को, तो आप बोल दोगे 2012 से इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। क्लियर गाइस, समझ में आया आप सभी को? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, 21 मार्च, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। और 21 मार्च के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसकी थीम क्या होती है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। मैंने, अगर आप लोग ध्यान से मेरे साथ पढ़ते होगे डेली बेसिस पे, है ना, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने मंथ के अकॉर्डिंग भी करवा रखा है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन क्या इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। आपको बताना है निम्नलिखित में से लंदन में कौन सा मुख्यालय है, वीपो है यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, कौन सा आप सभी का मुख्यालय जो है लंदन के अंदर आ जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं इसके बाद, ये होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोग स्टूडेंट्स, बात की अगर बात बोलूं मैं, ये क्या आप लोगों के लिए कोर्स है राजस्व लेखपाल का, इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। इस बैच आप लोगों का 25 नवंबर से ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। आप मेरे साथ थ्योरी पढ़ सकते हो इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं Y299 कोड का, आप लोग क्या करोगे, इस्तेमाल इसके अंदर करोगे, जिससे आप सभी को 77% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और आपकी अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी के महापैक भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, साथ में ये बैच है। एक बार दिखा देते हैं गाइस आप सभी को कि आप किस तरीके से बैच के अंदर एनरोल जो है वे कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ गाइस, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे दिखेगा कि गूगल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे खुल के दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस, यहाँ पे लिखोगे आप लोग अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 लिख देते हो ना, तो पहले वाले लिंक पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। पहले वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग लिख दोगे यूपी लेखपाल, कुछ नहीं लिखोगे तो आप सिंपल लिखना यूपी लेखपाल। जैसे आप लिखते हो गाइस लेखपाल, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना यूपी और लेखपाल में, तो आपको बैच जो है वो खुलकर दिखाई देगा नीचे, यूपी SSSC राजस्व लेखपाल। और बैच आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5000 का। ध्यान रखिएगा इतना महंगा आप लोग नहीं लोगे। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी दर्ज करोगे। जैसे कि मैं बात कर सकती हूँ, हाँ हाँ शिवा, मैंने बोला था ज़्यादा लंबा सेशन ऑलरेडी नहीं होगा ये। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि शिवा को कोर्स लेना, तो shiva@gmail.com लगाया शिवा ने, ठीक है। इसको लगाने के बाद गाइस क्या होगा, यहाँ पर शिवा अपना मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे Y299 यानी कि Y299। इसको अप्लाई करने के बाद शिवा को कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 77% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स हो जाएगा 1149 रुपीज़ का। 5000 का कोर्स था, उस पर ऑफ मिला, 77% का कोर्स हो गया आप लोग का 1149 रुपीज़ का। और आपको कोड क्या इस्तेमाल करना था, Y299 कोड का आप लोग इस्तेमाल करे हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखोगे। और आप ऐसे ही यहाँ पे यूपी पुलिस का कोर्स भी खरीद सकते हो, यूपी का महापैक भी खरीद सकते हो, ठीक है। यूपी का महापैक अगर मैं लिख देती हूँ तो महापैक आप सभी के पास आ जाएगा 12 मंथ्स वाला। अगर आप खोलोगे तो जब भी आप एनरोल करोगे गाइज, आप सभी को 1 साल के लिए ये मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर की इसके लिए क्या है वैलिडिटी। और आपके पास क्या है 221 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यहाँ पे आप सभी को वापस से मेरा कोड लगाना है Y299। इसको अप्लाई करने के बाद गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 13,199 का कोर्स था, आपको 3,035 रुपये का मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आप एप्लीकेशन से कोर्स लोगे सेम कोड का इस्तेमाल करके, तब भी आप लोगों को क्या मिलेगा, सस्ता ही मिलेगा। क्लियर है? मेरे क्लास का सलीम टाइम है एक 11 AM। पीपीटी के टॉप पर अभी दिखा देती हूँ। पीपीटी के टॉप पर आपको मेंशन हो रहा होगा स्टूडेंट्स, एक मेरी क्लास का सुबह का टाइम है 11 बजे, सुबह 11 बजे। और एक मेरी क्लास का टाइम है आप सभी के साथ शाम 6 बजे। 2 क्लासेस आप सभी की मेरे साथ YT पर होती है। आप सभी इन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये लिखा गाइस आप लोगों के लिए ऊपर टाइमिंग आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 11 AM एंड 6 PM 2 ही टाइमिंग है क्लासेस के गाइस। आप आ सकते हैं, मोस्ट इन्वाइटेड, है ना।
मैं तो ये कहती हूँ कि आप रोज क्लास के अंदर आप इससे भी बेहतर सीखोगे। सुबह मैं आप लोगों को टॉप 60 क्वेश्चंस करवाती हूँ जो कि आप लोगों के वन लाइनर होते हैं। शाम में हम सभी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को यूपीएसआई में आने की पूर्णतः संभावना है वो प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है गाइस, क्लास बता दीजिएगा आप लोगों को। हाँ। हम्म। हम्म। हाथों की लकीरों पे लिखा है। हम्म। अच्छा, ठीक है। सो गाइज इतना ही से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन के अंदर भी आएंगे और मेरे को सुबह देखने के लिए भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नए देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने कभी रात में सेशन लिया नहीं है स्टूडेंट्स आप सभी का ना। आफ्टर 8 PM तक तो मैंने काफ़ी सेशन लिए हैं, बट अब जो है मुझे थोड़ा ट्रेवल करना होता है, ऑफिस से आकर मैं क्लास ले रही हूँ आप सभी की। सो स्टूडेंट्स हम कल मिलेंगे सुबह 11 बजे फिर शाम 6 बजे। ध्यान रखिएगा आप लोगों के ये 2 सेशन होते हैं मेरे साथ, 2 पक्की पक्की क्लासेस हैं जो आप लोगों की इतने बजे ही होती हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स क्या है, हाँ मेरी वॉइस होगी खराब है ना, बहुत ज़्यादा क्लासेस ली है ना, बहुत सारा आप सभी को पढ़ाया भी है ना, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला है बहुत अच्छा। तो आवाज़ क्या है, आवाज़ वापस से ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बस इतना सा ही, आप सभी आइए क्लास में और इन्जॉय कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी स्टूडेंट्स को जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। मिलेंगे सुबह 11 बजे। बाय बाय एवरीवन। है ना, कोई भी डाउट हो आप सभी ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई आप सभी को दे दूंगी खाना खा के।